जय हिंद। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस का जो आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया है 23 दिसंबर 2023 को, इसी के संबंध में कि यहाँ एज क्या इसमें ले रहा है और कितनी वैकेंसी निकाली गई हैं, लास्ट डेट क्या रहेगा, आवेदन कब से स्टार्ट होगा, विस्तृत जानकारी आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023। उत्तर प्रदेश पुलिस में पुरुषों एवं महिलाओं के लिए आरक्षी नागरिक पुलिस के ये है ग्रेड पे वेतनमान में वेतन मैट्रिक्स रुपये 21,700 के अंतर्गत निम्नलिखित रिक्त पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो जो वैकेंसी रिलीज किया गया है टोटल 60,244 है। अनारक्षित के अंतर्गत देखिए 24,102। इसके बाद ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत देखिए 6,024। अन्य पिछड़ा वर्ग 16,264। ओबीसी के लिए अनुसूचित जात 12,650 पद है। अनुसूचित जनजात का 1,204 पद है। आरक्षित नागरिक पुलिस की भर्ती हेतु पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी पात्र रहेंगे। परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित की जा सकती है। भर्ती किसी भी समय पर भर्ती के किसी स्तर पर बिना कोई कारण बताए निरस्त किया जा सकता है। ये भी यहाँ पर साफ साफ बोल दिए गए हैं। इसके बाद देखिए आवेदन की समय सारणी। आपका जो ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होगा, ऑनलाइन आवेदन एवं शुल्क जमा प्रारंभ करने की तिथि 27/12/2023 से स्टार्ट हो जाएगा। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 16 जनवरी 2024 रहेगा। 16 जनवरी 2024 के पहले अपना ऑनलाइन फॉर्म भर लीजिएगा। इसके बाद शुल्क देखिए, शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 18 जनवरी 2024 रहेगा। आवेदन शुल्क, इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन शुल्क ₹400 मात्र निर्धारित किए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए अर्हताएँ क्या रहेगा। राष्ट्रीयता देखिए, भर्ती के लिए यहाँ आवश्यक है कि अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो या तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो या भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति जिसने भारत में स्थायी निवास करने के लिए अभिप्राय से पाकिस्तान, म्यांमार या श्रीलंका या किसी भी आया पूर्व अफ्रीकी देश केनिया, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, पूर्ववर्ती तंगानिका और जंजिबार से प्रव्रजन किया हो, परंतु उपर्युक्त श्रेणी खा इसको आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक, हम यहाँ पर आते हैं। ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र वह आवश्यक हो किंतु वह न तो जारी किया गया हो और ना देने से इनकार किया गया हो, किसी परीक्षा में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे ऐसी शर्त में अंतिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र वह उसके द्वारा निर्धारित समय सीमा में प्राप्त कर लिया हो जाए, उसके पक्ष में जारी कर दिए गए हैं। शैक्षिक अर्हताएँ क्या है। भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हताएँ होनी आवश्यक है। टिप्पणी, आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य निर्धारित करनी चाहिए तथा उसकी अंकतालिका अथवा प्रमाण पत्र तत्समय उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। अपेक्षित शैक्षिक अर्हताएँ हेतु परीक्षा में सम्मिलित हेतु एपियर्ड अथवा सम्मिलित होने वाले एपियरिंग अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। देखिए, एपियरिंग स्टूडेंट पात्र नहीं होंगे, पास होना चाहिए। आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षिक अर्हताएँ की यथार्थता, शुद्धता एवं समकक्षता का सिद्ध करने के लिए अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व अभ्यर्थी का होगा। इस संबंध में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। अधिमानतः अर्हता देखिए उनको दिया जाएगा जो स्टूडेंट देखिए अन्य बातों का समान होने पर देखिए अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान प्रेफरेंस दिया जाएगा जिसने डोइक या नील सोसाइटी से कंप्यूटर में ओ स्तर का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो या प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष का अवधि तक की सेवा की हो। तीसरा, राष्ट्रीय कैडेट कोर बी प्रमाण पत्र यदि है तो देखिए तब भी आपको देखिए प्रेफरेंस आपको दिया जाएगा। आयु क्या है इसमें निर्धारित। भर्ती के लिए यहाँ आवश्यक है कि पुरुष अभ्यर्थी देखिए ध्यान देगा, पुरुष अभ्यर्थी अलग है। पुरुष अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2023 से आपको देखिए काउंट किया जाएगा। 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो देखिए और 22 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो। देखिए 22 वर्ष की आयु यानी 22 से अधिक नहीं होना चाहिए। अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2001 से पूर्व तथा 1 जुलाई
2005 के बाद नहीं होना चाहिए। ये भी साफ साफ यहाँ पर देखिए क्लियर कर दिया गया है कि आपको जो DOB है 2 जुलाई 2001 से पूर्व नहीं होना चाहिए तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। ठीक, इसके बाद यहाँ पर बोला गया है महिला अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। इसके बाद यहाँ पर बोला गया है और 25 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1998 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए है महिला अभ्यर्थी के लिए। परंतु ध्यान देगा, परंतु अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों और ऐसे अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थी केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी के लिए अधिकतम आयु में छूट एतदर्थ प्रवृत्ति शासन देशों में निहित प्रावधानों के अनुसार अनुमान्य होगा। पिछड़ी वर्ग जो छूट दिया जाता है OBC और SC ST के लिए वो छूट दिया ही जाएगा। ठीक, चरित्र, अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवा योजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में अपना समाधान किया जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं टिप्पणी, संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के अपराध, देखिए किसी अपराध के लिए 2 सिद्ध व्यक्ति भी सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। वैवाहिक परिस्थिति क्या है, नियुक्ति के लिए ऐसे अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे जिसकी 1 से अधिक पत्नियां जीवित हो, या ऐसे महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पूर्व से एक पत्नी जीवित हो। परंतु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है। टिप्पणी क्या दिया गया है, इस टिप्पणी में क्या दिया गया, यदि कोई अभ्यर्थी द्विविवाह अथवा बहुविवाह करने के दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा सकती है। भर्ती प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर उसका अभ्यर्थन व चयन निरस्त किया जा सकता है, उससे अन्य भर्ती प्रक्रिया से भी प्रतिवारित डिबार किया जा सकता है। शारीरिक स्वस्थता, ध्यान देगा, किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा ना हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त ना हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने का संभावना हो। दूसरा, उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली 2015 यथा संशोधित के नियम 6 के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग अथवा देखिए व्यक्ति पुलिस सेवाओं के लिए अर्ह नहीं होंगे। भर्ती की प्रक्रिया क्या रहेगा, यह चयन उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली 2015 यथा संशोधित उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा प्रथम संशोधन नियमावली, इसको आप पढ़ लीजिएगा। देखिए लिखित परीक्षा कैसे रहेगा, ऐसे अभ्यर्थी जिनकी आवेदन पत्र प्रथम दृष्टया सही पाए जाएंगे से ऑफलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की, लिखिए ऑफलाइन जो आपका पेपर हो, आप पेपर तो आपका क्लियर हो गया कि ऑफलाइन होगा, ऑफलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न होंगे। लिखित परीक्षा 300 अंक की होगी जिसकी समयावधि 2 घंटे की होगी। इस लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 4 विषय होंगे। पहला है सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता तथा मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता। अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देने के लिए ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे। आपको देखिए निगेटिव मार्किंग रहेगा। इस लिखित परीक्षा में कुल 150 प्रश्न होंगे जिनमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक निर्धारित किया गया है। आरक्षी पुलिस की नियमावली के अनुसार उक्त भर्ती में अभ्यर्थियों को प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.1 ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे। यह लिखित परीक्षा OMR आधारित परीक्षा प्रणाली के अनुसार संपन्न कराई जाएगी। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम भी संलग्न होंगे। ठीक, यहाँ पर देखिए नॉर्मलाइजेशन का कुछ भी देखिए यहाँ पर चर्चा किया गया। अभ्यर्थी की संख्या, देखिए अभ्यर्थियों की संख्या 1 के अनुसार, देखिए अभ्यर्थियों के अनुसार लिखित परीक्षा एक ही दिनांक को एकल पाली में अथवा एक से अधिक पाली में अथवा एक से अधिक दिनांकों को विभिन्न प्रश्न पत्र के साथ विभिन्न पालियों में कराई जाएंगी। लिखित परीक्षा एक से अधिक पालियों में अथवा एक से अधिक दिनांकों को विभिन्न पालियों में विभिन्न प्रश्न पत्रों के साथ संचालित कराए जाने की दशा में ऐसे अभ्यर्थी में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के
प्रसामान्यीकरण नॉर्मलाइजेशन हेतु बोर्ड द्वारा प्रसामान्यीकरण नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया का प्रकाशन विषयक सूचना विज्ञप्ति संख्या PRB 18/12/2023 में विहित प्रक्रिया अपनाई जाएंगी। नॉर्मलाइजेशन भी दिया जाएगा। इसके बाद लिखित परीक्षा के उपरांत बोर्ड द्वारा उत्तर कुंजी प्रकाशित की जाएंगी तथा प्रश्नों के एक उत्तर के उत्तर विकल्पों के में अभ्यर्थी आपत्तियां आमंत्रित की जाएगी। आपको हम इम्पॉर्टेंट हम बातें आपको यहाँ पर हम बता देते हैं। सही उत्तर, निर्धारित अंक, सही प्रश्नों की संख्या लिखित परीक्षा के लिए विस्तृत प्रक्रिया का अवधारणा बोर्ड द्वारा किया जाएगा और इसे यथासमय बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। देखिए, अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट DV एंड PST लिखित परीक्षा में सफल गए। देखिए ध्यान देगा, जो स्टूडेंट लिखित परीक्षा में पास हो जाते हैं, सफल पाए गए अभ्यर्थियों से अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। कुल रिक्तियों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड द्वारा योग्यता के आधार पर एवं राज्य के आरक्षण नीति के अनुसार इस परीक्षण के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या एक निश्चय किया जाएगा। अभिलेखों की समीक्षा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर राज्य के आरक्षण नीति के अनुसार एवं एक श्रेष्ठता सूची तैयार की जाएगी। इस श्रेष्ठता सूची में स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को पात्रता आयु में शिथिलता, अभ्यर्थियों द्वारा अपनी आरक्षण श्रेणी लंबवत क्षैतिज के दावे पर पुष्टि करने वाले अभिलेखीय प्रमाण पत्र व अनिवार्य एवं अधिमानी आहर्ता आदि के संबंध में सुसंगत अभिलेखों के साथ अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण दल के समक्ष उनके अभिलेखों की समीक्षा शारीरिक मानक परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा, जिसके संबंध में बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से सूचना अभ्यर्थियों के लिए प्रदर्शित की जाएगी। वह अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र की वेबसाइट पर देखिए डाउनलोड कर सकेंगे। देखिए इसमें देखिए क्या हाइट मांगा है। शारीरिक मानक परीक्षण फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST अभ्यर्थी पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है। ऊंचाई क्या है? सामान्य अनपिछड़ वर्ग और अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीना सामान्य अनपिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम सीने का माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। महिला के लिए क्या है ऊंचाई? महिला सामान्य व अन्य पिछड़ा वर्ग तथा ये महिला के लिए हम बात कर रहे हैं। सामान्य या अन्य पिछड़ा वर्गों तथा अनुसूचित जातियों के महिला अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति के महिला अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम 147 सेंटीमीटर होना चाहिए। वजन यहाँ पर भी दिए गए वजन महिला अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम। अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण की विस्तृत प्रक्रिया का निर्धारण बोर्ड द्वारा किया जाएगा और इसे यथा समय बोर्ड की वेबसाइट पर अभ्यर्थियों के सूचनार्थ प्रदर्शित किया जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी अपने शारीरिक मानक परीक्षण से असंतुष्ट है तो वह परीक्षण के ठीक पश्चात उसी दिन वही आपत्ति दाखिल कर सकता है। अब हम नीचे आते हैं चयन तथा अंतिम योग्यता सूची। इसको आप वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। आरक्षण व आयु सीमा में छूट, इसको भी आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। देखिए लंबवत व क्षैतिज आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य है। इसको आप पढ़ लीजिएगा। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण 10%। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आर्थिक देखिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण अधिनियम 2020 दिनांक 31/8/2020 के अनुसार किया जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर व वर्ग EWS के अंतर्गत आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी जिसके परिवार का समस्त स्रोतों वेतन कृषि व्यापार व व्यवसाय आज से आवेदन करने के लिए वर्ष के पूर्व वर्ष आय 8 लाख से कम है। जो अभ्यर्थी आर्थिक रूप से कमजोर हैं EWS को 10% आरक्षण दिए जाने संबंधी उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या यहाँ पर अनुमान्य है। EWS अनुमान्य होगा जिन अभ्यर्थियों द्वारा EWS श्रेणी के अंतर्गत आवेदन किया जा रहा है।
ठीक, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद देखिए 5.4 होमगार्ड का आरक्षण शासनदेह संख्या 25 जनवरी 1995 के अनुसार अनुमान होंगे। इसके बाद देखिए नीचे देखिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी को ही अनुमन्य है के लिए आरक्षण में अधिकतम आय सीमा में छूट से संबंधित विवरण निम्न प्रकार के हैं। इसको आप देख सकते हैं। देखिए इसको आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित यदि अभ्यर्थी हैं तो ऐसे देखिए श्रेणी के अंतर्गत आते हैं तो देखिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगा। अभ्यर्थी की बोर्ड की वेबसाइट पर UPPB.gov.in पर जाकर ऑल नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट को क्लिक करना तथा तत्पश्चात आरक्षित नागरिक पुलिस के लिए कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर पाएंगे। हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है। शैक्षिक एवं आरक्षण से संबंधित तथा अन्य प्रमाण पत्रों को डिजिलॉकर के माध्यम से अपलोड करना। फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर आवेदन पत्र में अन्य सूचनाओं के अतिरिक्त फोटो और हस्ताक्षर अलग अलग अपलोड करना होगा। फोटो का अलग ऑप्शन बनाया जाएगा और हस्ताक्षर का अलग ऑप्शन बनाया जाएगा। अभ्यर्थी अपनी रंगीन फोटो आवेदन में उल्लिखित निर्धारित आकार 20 KB तथा अधिकतम 50 KB से अधिक नहीं होनी चाहिए। हस्ताक्षर 5 KB से कम नहीं होनी चाहिए तथा मैक्सिमम 20 KB से अधिक नहीं होनी चाहिए। यहाँ भी ध्यान रखें कि रंगीन फोटो नवीनतम होनी चाहिए। रंगीन फोटो का आकार यहाँ पर दिया गया है जिसमें फोटो का लगभग 70% भाग चेहरे से आपका चेहरा दिखना चाहिए। सेवारत अभ्यर्थी की फोटो में कोई वर्दी धारित नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थी का फोटोग्राफ निम्न मानक के अनुरूप होना चाहिए। चेहरे का छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए। चेहरे पर अत्यधिक चमक छाया नहीं होनी चाहिए। नामांकन के लिए फ़ोटो देखिए, नामांकन के लिए फ़ोटो 6 महीने के भीतर लिया गया हो। सफ़ेद या हल्के ग्रे रंग की सादी पृष्ठभूमि आवश्यक है। ठुड्डी से शिखर तक साफ दिखना होना चाहिए। मुंह बंद, आंखें खुली होनी चाहिए। चेहरे के दोनों किनारे साफ दिखते हुए कैमरे पर सीधे नज़र होनी चाहिए। चश्मा पहनने की स्थिति में आंखें साफ दिखनी चाहिए। वैसे आप चश्मा वगैरह पहन के अपना फ़ोटो न खिंचवाइएगा। फ़ोटो में टोपी मफलर आदि धारण न कीजिएगा। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम यहाँ पर दिए गए हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। देखिए सामान्य ज्ञान के जनरल नॉलेज के यहाँ पर देखिए चैप्टर वाइज दिए गए हैं। सामान्य हिंदी का, इसके बाद संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता के आधारित जो प्रश्न पूछे जाएंगे, रीजनिंग एबिलिटी, उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र का देखिए प्रारूप है। ये है पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थी स्वयं घोषणा पत्र देखिए, ईडब्ल्यूएस के लिए जो घोषणा पत्र मांगता है ये प्रारूप है। आज के इस वीडियो में बस यही आपको जानकारी देना था। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।